हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज गीतांजलि नेरिया। वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। गांव में जाना, गांव में रहना, गांव की हवाओं में सांस लेना, गांव के खेत खलिहानों को देखना किसको पसंद नहीं आता? सभी को पसंद आता है। और सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा लिखा हुआ ये पाठ ग्राम श्री, क्योंकि वो प्रकृति प्रेमी थे और उन्होंने ग्राम श्री पाठ लिखकर आपको भी ये बता दिया है कि हमारी प्रकृति वाकई बहुत सुंदर है और अगर उसको देखना है तो गांव में जाकर देखो। पाठ 11 ग्राम श्री कक्षा 9वीं। तो सबसे पहले हम सुमित्रा नंदन जी के जीवन परिचय को पढ़ते हैं। सुकुमार कवि कहलाने वाले सुमित्रा नंदन पंत का जन्म सन 1900 में उत्तरांचल के अल्मोड़ा जिले के कौसानी गांव में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा में तथा उच्च शिक्षा बनारस और इलाहाबाद में हुई। वे बचपन ही से ही काव्य रचना में रुचि रखते थे। महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित होकर उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया। वे छायावाद के प्रमुख स्तंभों में से एक थे, जिन्होंने 1916 से लेकर 1977 तक साहित्य सेवा की और उनका निधन 1977 में 1977 में हो गया। तो ये छायावादी कवि थे। पंत जी ने गद्य और पद्य दोनों ही विधाओं पर अपनी लेखनी चलाई है। उनकी कृतियों के जो कृतियां हैं, रचनाएं हैं, वो निम्न हैं: काव्यवीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, स्वर्णकिरण, स्वर्णधूलि, युगांत, ग्राम्या, लोकायतन और चिदंबरा। साथ ही नाटक है रजत रश्मि, शिल्पी, ज्योत्सना और उपन्यास है हार। पंत प्रकृति, जो पंत हैं पंत जी, वो प्रकृति प्रेमी, मानवतावादी, संवेदनशील, प्रकृति और मनुष्य के अंतरंग संबंधों की पहचान रखने वाले कवि थे। प्रकृति चित्रण में वे अद्वितीय थे। उन्होंने आधुनिक हिंदी कविता को एक नवीन अभिव्यंजना पद्धति एवं काव्य भाषा से समृद्ध किया। प्रकृति प्रेमी कवि पंत की जो भाषा है वो खड़ी बोली है, उसमें मधुरता है, सरलता है। उनके काव्य में संस्कृत शब्दों की प्रधानता होती है। उन्होंने अपनी रचना में अलंकारों का भरपूर प्रयोग किया है, जिससे भाषा की सौंदर्यता बढ़ गई है। अब यहाँ पर कविता परिचय जो आप पढ़ने वाले हैं उसका परिचय देख लीजिए कि ग्राम श्री नामक कविता में पंत ने गांव की प्राकृतिक सुषमा एवं समृद्धि का मनोहारी चित्रण किया है। इसमें खेतों की लहलहाती फसलें, फल फूलों से लदी डालियों, बाग बगीचों में नाना प्रकार के सुंदर फूल, उन पर मंडराती तितलियां, यमुना तट की रंगीन रेत, पानी में क्रीड़ा करते पक्षियों आदि का ऐसा सजीव चित्रण हुआ है कि इनका बिंब हमारी आंखों के सामने साकार हो उठता है। कहने का तात्पर्य, इन्होंने गांव के बारे में जो चित्रण किया है वो इतना सजीव है कि लगता है कि वो गांव हमारी आंखों के सामने ही झूल रहा है। तो ऐसा सजीव चित्रण आइए देखते हैं। कविता है: फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली, लिपटी जिससे रवि की किरणें, चांदी की सी उजली जाली, तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक, श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चिर निर्मल नील फलक। नमकार चिर निर्मल नील फलक। तो यहाँ पर है पंत जी कह रहे हैं कि फैली खेतों में दूर तलक। यदि हम खेतों को देखते हैं गांव में तो दूर तलक ऐसी हरियाली फैली है, दूर से वो मखमली लगती है। लिपटी जिससे रवि की किरणें, सूरज की किरणें जब उन पर पड़ती हैं तो वो ऐसी चमक उठती हैं जैसे कोई चांदी वहां से अपनी चमक छोड़ रही हो। तिनकों के हरे हरे तन पर, जो तिनके हैं, जो घास हैं, हरी घास पर हिल हरित रुधिर रहा। जैसे मनुष्य के शरीर का लाल रक्त होता है, वैसे प्रतीत हो रहा है कि इन हरियाली वाली इन घास में उनका हरा रक्त हिल रहा हो। किससे? हल्की हवा से। श्यामल भूतल पर, जहां पर जो भूतल है, जो भूमि का तल है, जो कि श्याम कलर का है, श्याम रंग का है, वो ऐसा लग रहा है कि ये भूतल पर, श्यामल भूतल पर झुका हुआ, मतलब ये पूरे भूतल पर वो पूरे बादल जो काले सांवले रंग के हैं वो झुके हुए हैं। नमका चिर निर्मल नील फलक, मतलब पूरे सारे में नमी छाई हुई है, बड़ा अच्छा वातावरण निर्मल है, आसमान भी निर्मल दिखाई दे रहा है, जो कि चारों तरफ जो फलक है, जो आसमान है, वो कैसा है? नीला प्रतीत हो रहा है। यहाँ पर देखिए भावार्थ, गांव के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करता हुआ कवि कहता है कि गांव में दूर दूर तक मखमल की तरह मुलायम हरियाली फैली हुई है। इस पर पड़ने वाली सूरज की किरणों को देखकर लगता है कि मानो चांदी की जाली बिछी हुई हो। हरे तिनकों पर हिलती ओस की बूंदें उसके हरे रक्त के समान प्रतीत हो रही हैं। हरी भरती धरती पर फैला नीला आसमान मानो धरती की बाहों को भरने के लिए उस पर
झुक पड़ा हो। इससे संबंधित प्रश्न है, हरियाली का सौंदर्य किसके कारण बढ़ रहा है और कैसे? तो हरियाली का सौंदर्य सूरज के कारण बढ़ रहा है, क्योंकि उस पर क्या हो रहा है, जब किरणें पड़ रही हैं तो वो चांदी की जाली के समान प्रतीत हो रही हैं, चमक रही हैं। हरियाली पर कहीं धूप तो कहीं छांव भी प्रतीत हो रही है, जिसको देखकर मानो चांदी की जो चमक है वो हरियाली से लिपटी हुई है। कवि को तिनकों में हरित रुधिर क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि तिनकों पर घास पर जो ओस आ पड़ी है, रात भर की जो ओस है, जब वो ओस हल्की हवा के साथ हिलती डुलती है तो लगता है जैसे कि रक्त बह रहा हो, और वो भी कैसा रक्त? हरा रक्त। ये देखिए, प्रातःकाल तिनकों पर ओस की बूंदें मौजूद हैं। बूंदें जब हवा से हिलती हैं तो एक स्वाभाविक रंग न देखकर तिनकों की हरियाली नजर आती है। हिलती डुलती बूंदों से तिनकों का रंग उनके हरे रक्त के रूप में संचरित होता नजर आता है। प्रातःकालीन आकाश की क्या विशेषता होती है? प्रातःकालीन आकाश कैसा होता है? सूर्योदय होने पर तारे छिप जाते हैं, तारा विहीन आकाश आसमान हो जाता है, जो कि स्वच्छ एवं निर्मल दिखाई देता है। काव्यांश में हरियाली की क्या विशेषताएं बताई गई हैं? तो हरियाली जो है वो कैसी है? मखमल के समान है, खेतों में दूर दूर तक मखमल की जैसी फैली हुई है, और जब उस पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वो ऐसा लगता है चांदी की जाली हो। हरियाली पर फैली सूरज की किरणें कैसी प्रतीत हो रही हैं? तो चांदी की जाली के समान, वो सफेद जाली के समान प्रतीत हो रही हैं। हरे तिनकों का तना और पत्तियां कैसी दिख रही हैं? हरे तिनकों का तना और पत्तियां ऐसी दिख रही हैं जैसे ओस की बूंद में हरियाली, ओस की बूंद से सनी हरियाली ऐसी लग रही है मानो कि हरा रुधिर, हरा रक्त झलक रहा हो। भूतल पर कौन झुका हुआ है? तो भूतल पर ये जो आसमान है, आकाश है, वो झुका हुआ है। तो आसमान दूर दूर तक एकदम चिरकाल तक स्वच्छ निर्मल आकाश झुका हुआ है। उपमा एवं अनुप्रास अलंकार का एक एक उदाहरण लिखिए। यदि आपने पंक्तियों में देखा हो तो उपमा अलंकार का यहाँ पर आ रहा है चांदी की सी उजली जाली। जहां पर ये सी आ जाता है, उसके आ जाने से ये क्या कहलाता है? ये उपमा अलंकार को प्रतीत करता है कि यहाँ पर उपमा अलंकार है। इसके आने से मतलब जो उजाला दिख रहा है वो चांदी के जैसा दिख रहा है। अनुप्रास अलंकार, हिल हरित रुधिर है रहा झलक, तो हा की आवृत्ति है, इसलिए इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। अगला पद है, अगले पंक्तियां हैं। रोमांचित सी लगती वसुधा, आई जौ गेहूं में बाली, अरहर सनई की सोने की किंकड़ियां हैं शोभाशाली। उड़ती भीनी तैलाक्त गंध, फूली सरसों पीली पीली, लो हरित धरा से झांक रही नीलम की कली तीसी नीली। तो यहाँ पर जो ये बालियां आपको चित्र में दिख रही होंगी, गेहूं की बालियां जब लगती हैं तो ये बड़ी ही सुंदर प्रतीत होती है, और उस पर पड़ने वाला सूर्य का प्रकाश तो रोमांचित सी, और जो वसुधा मतलब जो ये पृथ्वी है बड़ी ही प्रसन्न चित्त रोमांचित लगती है जब उसमें फसलें खड़ी हो जाती। आई जो जैसे ही ये गेहूं की बालियां आती हैं, अरहर की दाल और सनई की सोने की, मतलब जब ये उगती हैं, जब ये बालियां बड़ी होती हैं तो और सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो ये सोने की किंकड़ियां, मतलब सोने के मोती के समान, सोने की लड़ियों के समान दिखाई देती हैं, बड़ी ही शोभाशाली होती हैं। उड़ती भीनी तैलाक्त गंध, जब सरसों के खेत में जब हवाएं चलती हैं तो सरसों की जो भीनी भीनी खुशबू आती है, सरसों की जो सरसों युक्त जो तेल युक्त सुगंध आती है, वो पीली सरसों की। लोहरित धरा से झांक रही नीलम की कली तीसी न्याली, और जो नीली कलम, नीला फूल जब उगता है तो ऐसा लगता है कि हरी हरियाली से जो धरा ढकी हुई है उसमें से कहीं कुछ नीला रंग भी, नीले फूल भी, अलसी के नीले फूल होते हैं, वो झांक रहे हैं। गांव के इस सौंदर्य को देखकर लगता है कि धरती खुशी और रोमांच से भर गई है। उसके रोमांच को प्रदर्शित करने के लिए जौ और गेहूं के पौधे में जो बालियां निकली हुई हैं, अरहर और सनई के पौधों पर लगी फलियां, करधनी में लगे हुए, करधनी जो कमर में पहनने वाला
एक आभूषण होता है उसमें लगे हुए घुंघरुओं की तरह सुशोभित हो रही हैं। चारों ओर सरसों के पीले फूल अपनी गंध फैला रहे हैं और इस समय घी भरी धरती से अलसी की नीलम सी और नीले नीले फूल निकल रहे हैं, मतलब उसमें से नीले रंग के फूल निकल रहे हैं। तब ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसी हरी भरी धरती से कुछ नीले रंग का नीला रंग अलग से एक चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। काव्यांश में प्रकृति के कौन से तत्व मानवीय क्रियाएं करते हुए प्रतीत हो रहे हैं और कैसे? तो मानवीय क्रियाएं क्या होती हैं? अब प्रकृति है, पृथ्वी है, ये कोई मानव तो है नहीं, सजीव तो है नहीं कि ये प्रसन्न होकर दिखाए, अलसी के फूल चहचहाते हुए दिखाएं या झांकते हुए दिखे, ये नहीं ना। पर इन पर मनुष्य के जैसा आरोप किया जा रहा है, मनुष्य के जैसा माना जा रहा है, इसलिए इसको मानवीकरण कहते हैं और ये मानवीकरण अलंकार के अंतर्गत आता है। तो अब यहाँ पर क्या क्या मानवीकृत हुआ है? काव्यांश में धरती और अलसी मानवीय क्रियाएं करती हुई प्रतीत हो रही हैं। जैसे पृथ्वी रोमांचित हो रही है तो ये भी एक मानव की प्रक्रिया है। और इसके अलावा अलसी के पौधों से नीली कलियां आ गई हैं, उन्हें देखने से ऐसा लगता है कि जैसे धरती का सौंदर्य देखने के लिए वो झांक रही हों। तो ये झांकना भी मानवीकरण, तो ये अलसी और धरती ने यह मानवीकरण का प्रयोग हुआ है। सरसों का वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो सरसों का जो फूल है उससे तेल की खुशबू आती है, पीले पीले फूलों से सजी हुई धरती नजर आ रही है, तेल की सुगंध चारों तरफ फैली हुई है जिसमें वातावरण और सुंदर और मादक बन रहा है। कवि और कविता का नाम, तो कविता का नाम ग्रामश्री है और कवि का नाम सुमित्रानंदन पंत जी है। धरती का सौंदर्य किन कारणों से बढ़ गया है? तो धरती का सौंदर्य तो जो उसमें गेहूं और जौ में बालियां आई हैं, सरसों के पीले फूल आए हैं, साथ ही अलसी की जो कलियां आई हैं नीले रंग की, उससे धरती का सौंदर्य बढ़ गया है। यहाँ किंकणियां किन्हें कहा गया है और क्यों? तो यहाँ पर किंकणियां कहा गया है जो अरहर में आई हुई और जो सनई में आई हुई जो फलियां हैं उनको किंकणियां कहा गया है। और जब वो हवा से हिलती हैं तो उनमें खन खन की धीमी धीमी आवाज आती है। अलसी के पौधों का सौंदर्य कैसा है? तो यहाँ पर अलसी के पौधे छोटे हैं, नीली कलियां आ गई हैं, ये कलियां नीलम नामक रत्न का आभास करा रही हैं, तो नीले उसमें फूल दिखाई दे रहे हैं। काव्यांश में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? तो काव्यांश में जिस भाषा का प्रयोग हुआ है वो है तत्सम शब्द और इसमें खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। सारे हिंदी के शब्द आए हुए, संस्कृत के शब्दों का प्रयोग हुआ है ग्राम और श्री में, तो इस प्रकार से संस्कृत शब्दों का प्रयोग हुआ है और ये खड़ी बोली है। अगला है रंग रंग के फूलों में रिलमिल हंस रही सखियां मटर खड़ी, मखमली पेटियों से लटकी झीमियां छिपाए बीज लड़ी। फिरती है रंग रंग की तितली, रंग रंग के फूलों पर सुंदर, फूले फिरते हैं फूल स्वयं, उड़ उड़ भ्रंतों से भ्रंतों पर। तो यहाँ पर जो बताया गया है वो ये कि रंग रंग के, मतलब इस कविता में जो है वो है ग्राम श्री, अर्थात गांव के प्रमुख जो गांव का वातावरण है, चाहे वो फसलों का हो और चाहे वो फूलों पर हो, तो रंग बिरंगे फूलों में, मतलब फूल जो हैं वो रंग बिरंगे हैं और उस पे सखियां मटर खड़ी, मतलब रंग बिरंगे फूल हैं, कई फसलों के अलग अलग प्रकार के फूल हैं और साथ ही वहीं पर हरे रंग की मटर खड़ी भी मुस्कुरा रही है। मखमली पेटियों से लटकी, ऐसा लग रहा है जब वो मटर लटक रही है जैसे उसके ऊपर का जो भाग है वो मखमल जैसा हो। चीमियां छिपाए बीज लड़ी, अपने अंदर बीजों को छिपाए हुए फिरती है रंग रंग की तितली, और इन पौधों पर, इन फूलों पर रंग बिरंगी तितलियां घूम रही हैं। फूल फिरते फूल स्वयं, उड़ उड़ भ्रंतों से भ्रंतों पर। एक फूल से दूसरी फूल की ओर जो तितली है वो क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है। अब यहाँ से भावार्थ देखिए। कवि कहता है कि खेतों में रंग बिरंगे फूल खिल उठे हैं, वहीं बगल के खेत में बैगनी सफेद फूलों वाली मटर को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे मटर की सखियां साथ साथ हंस रही हों। मटर में फलियों को देखकर लगता है कि मखमली पेटियों में किसी रत्न को छिपाए हुए हैं। चारों ओर रंग बिरंगे फूल बिखरे हुए हैं जिन पर रंग बिरंगी तितलियां भी उड़ रही हैं। उनको देखकर लगता है मानो फूल ही उड़ उड़कर एक दूसरे वृंत पर जा रहे हो, इतना एक दूसरे के नजदीक होते हैं कि फूल भी एक दूसरे के फूल के पास जाते हुए दिखाई देते हैं।
अब प्रश्न अभ्यास में से इसी पद के अंतर्गत जो प्रश्न है वो है, मटर में आई छीमियों की तुलना किससे की गई है? तो मटर में आई छीमियों की तुलना, वहां पर जो अनेक प्रकार के बीज जो छिपाए हुए हैं, तो छीमियों की तुलना मखमली पेटियों से की गई है, क्योंकि मखमली पेटियों के अंदर मटर के बीज हैं। ये छीमियां मखमल के समान ही कोमल तथा बीज की लड़ियां रूपी रत्न छिपाए हुए हैं, तो उससे इसकी तुलना की गई है। उड़ती हुई तितलियों और फूलों में क्या समानता है? जैसे तितलियां एक फूल से दूसरे फूल पर जाती हैं, वैसे ही फूल भी ऐसे प्रतीत हो रहे हैं कि एक दूसरे के पास उड़कर जा रहे हों। वातावरण में नाना प्रकार के फूल खिले हुए हैं, इन फूलों पर रंग बिरंगी तितलियां मंडरा रही हैं। इन्हीं तितलियों के समान फूल भी रंग बिरंगे हैं। तेज हवा के साथ टूटे फूल जब उड़ते हैं तो लगता है कि एक फूल दूसरे तितलियों के समान ये भी उड़कर एक दूसरे के पास चले जा रहे हों। मटर के पौधे हंसते हुए से क्यों दिखाई पड़ रहे हैं? मटर के पौधे हिलते हुए और उनके जो हरे पौधे हैं, हरे भरे जो पौधों पर सफेद पीले बैगनी रंग के जो फूल खिले हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वे इन सारे फूलों में झांकते हुए हंसते हुए से लग रहे हैं। मटर के पौधों का सौंदर्य कैसा है? मटर के पौधों का सौंदर्य मखमली पेटियों के समान है और रंग बिरंगे फूल आ चुके हैं, उन पर फलियां हैं जिनका सौंदर्य दुगना हो रहा है उन फलियों के कारण। मखमली पेटियां किसे कहा गया और क्यों? तो मखमली पेटियां मटर को कहा गया है, क्योंकि ये मखमली पेटियों के समान हरी भरी फलियां हैं, वो दूर से मुलायम और मखमल के समान दिखाई पड़ रही हैं। उड़ती तितलियों को देख कवि क्या कल्पना करता है? तो उड़ती तितलियों को देख कवि कल्पना करता है कि रंग बिरंगे फूल पर ही ये उड़ उड़कर एक दूसरे वृंत पर जा रही हैं, एक दूसरे वृंत पर पराग लेने जा रही हैं, इस तरह प्रतीत होता है। अगला है, काव्यांश में किस ऋतु का वर्णन है और क्यों? तो काव्यांश में बसंत ऋतु का वर्णन है, क्योंकि इसी ऋतु में नए पत्ते आते हैं, नए फूल आते हैं, नई कलियां आती, नया अनाज आता है और पृथ्वी हरी भरी हो जाती है। तो विभिन्न प्रकार के मटर पर फूल, फलियां, नाना प्रकार के फूल इसी ऋतु में आते हैं। अगला है, लघुत्तरीय प्रश्न में उपमा और उत्प्रेक्षा अलंकार का एक एक उदाहरण दीजिए। तो इन उपमा है मखमली पेटियों सी, तो जहां पर भी सी लगा होता है उपमा। उत्प्रेक्षा अलंकार होता है उड़ते फिरते हैं फूल स्वयं और उड़ वृंतों से वृंतों पर, तो जहां पर उसको मान लिया जाए वो वहां पर क्या है कि फूल को ऐसे लग रहे हैं कि वृंतों पर वृंत स्वयं उड़ते जा रहे हैं, ये क्या हो गया? ये हो गया यहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार। अगली कविता, अगले पद हैं इधर से। अब रजत स्वर्ण मंजरियों से, मंजरियां ये जो आम लदे हुए हैं, रजत स्वर्ण ये पीले आम है, कुछ पकते हुए से आम, तो ऐसा लगता है कि रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्र तरु की डाली। आम के पेड़ की डाली जिस तरीके से मंजरियों से लदी हुई है, लदी हुई प्रतीत हो रही है। झर रहे ढाक पीपल के दल, और साथ ही जो पत्ते हैं और पीपल के जो समूह है पीपल के पत्तों का, वो भी क्या हो रहा है? झड़ता जा रहा है, गिर रहा है। हो उठी कोकिला मतवाली, इन आम के वृक्षों पर बैठने वाली कोयल भी इस मौसम में मतवाली होकर कूकने लगती है। महके कटहल कुमलित जामुन, कटहल भी अपने जोर पर हैं, कटहल भी अच्छे से फल फूल रहा और जामुन भी, काली काली जामुन भी बड़ी सुंदर प्रतीत हो रही है। जंगल में झरबेरी झूली, और जंगली जो बेर होते हैं वो भी पक चुके हैं। फूले आडू, आडू के पेड़, नींबू, दाड़िम, आलू, गोभी, बैगन, मूली, बसंत ऋतु में इस मौसम में जो जो सब्जियां आती हैं उन सभी का वर्णन यहाँ पर कवि ने इतनी सजीवता से किया है कि सब कुछ याद दिला दिया कि इस मौसम में इसकी प्रमुखता होती है। गांव के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि ऐसे मौसम में आम की डालियों पर सोने चांदी के रंग की मंजरियां आ गई हैं। एक और आम में बौर आ रही है तो दूसरी ओर ढाक और पीपल के पत्ते गिरना शुरू हो गए हैं। कोयल भी मदमस्त होकर उड़ती फिर रही, गा रही है। जो फूल के आने से कटहल महक उठा है, जामुन के फूल भी अभी खिलखिला रहे हैं और जंगल में झर बेरियों के बेर भी पूर्णतः पक चुके हैं, लग चुकी है बेरी उससे। एक और जहां नींबू, अनार आदि फूलों से लदे हुए उनके वृक्ष, वहीं दूसरी ओर खेतों में जाकर देखें तो आलू, गोभी, बैगन, मूली आदि सब्जियां भी इस मौसम में तैयार हो चुकी हैं।
अब इससे संबंधित पहला प्रश्न है कि बसंत ऋतु में आम के पेड़ों का सौंदर्य किस तरह बढ़ रहा है। तो आम के पेड़ सोने की चांदी की मंजरियों से लदे हुए प्रतीत हो रहे हैं और कोयल का मधुर स्वर आम के पेड़ों का सौंदर्य बढ़ा रहा है। अगला है, इस ऋतु में कोयल मतवाली क्यों हो उठी है। क्योंकि बसंत के मौसम में कोयल कूकती है। जब वो देखती है कि आम पर नई बौर आई हुई है तो उस समय वो भी रुक नहीं पाती है। आम के वृक्षों पर आए बौर जहां सुनहरे सफेद दिखकर वातावरण को और सुंदर बनाते हैं, वहीं इन बौरों की खुशबू जो निकलती है उससे जो कोयल है वो भी मतवाली हो रही है। वो भी अपनी मादकता अपने स्वर से भर जाती है और कूकने लगती है। इस ऋतु में कौन कौन सी सब्जियां आती हैं? आलू, गोभी, बैगन, मूली, कटहल। रजत स्वर्ण मंजरिया आम के लिए कहा गया है। किन्हें कहा गया है? तो आम की नवोदित बौर, मतलब आम में जो नई बौर आई है, नया फूल आया है, उसको मंजरी कहा गया और जिसमें से फल निकलते हैं। ढाक और पीपल के वृक्ष कैसे हो रहे हैं? तो वो पतझड़ वाले शुरू हो गए हैं। ढाक और पीपल के वृक्ष के पत्ते गिर रहे हैं ताकि नए पत्ते आ जाएं, क्योंकि ऋतुराज बसंत का स्वागत हो चुका है। काव्यांश में किन किन पेड़ों पर फूल आने का वर्णन है? तो काव्यांश में आपके मटर में फूल आए हैं, कटहल का बताया गया है और साथ ही नींबू का बताया गया है, जामुन का बताया गया है। तो आम, कटहल, अनार, जामुन, नींबू, इन सभी पर आते हैं फूल। काव्यांश में किस ऋतु का वर्णन है और क्यों? तो काव्यांश में बसंत ऋतु का वर्णन है, क्योंकि इस ऋतु में विभिन्न पेड़ों के फूल, नए फूल आते, नए पत्ते आते, नए सब्जियां आती, नए फल आते हैं। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? ऋतुराज भी कहा जाता है बसंत को। रूपक और अनुप्रास अलंकार, तो जहां पर एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो वहां पर अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, और जहां किसी का रूप, वहां तो रजत स्वर्ण मंजरियों से, तो यहाँ पर क्या है, जो सोने जो मंजरियां हैं वो रजत और सोने और चांदी के जैसी रूपक अलंकार है, उस पर इस रूप का वो किया गया है। अनुप्रास अलंकार में जंगल में झरबेरी झूली, तो झा की आवृत्ति है इसलिए अनुप्रास अलंकार है। अगले पद हैं, पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियां पड़ी। जो जब अमरूद पकने लगते हैं, पीले होने लगते हैं, तो कहीं कहीं लाल रंग भी उनका दिखाई देता है। पक गए सुनहले मधुर बेर, बेर भी पक चुके हैं। अमली से तरू की डाल पर जड़ी, लह लह पालक, पालक आ चुका है। मह मह धनिया, धनिया की खुशबू महक रही है। लौकी और सेम फली फैली मखमली, टमाटर हुए लाल, तो लौकी और सेम की फली भी मखमली सी प्रतीत हो रही है। और लाल टमाटर जो कि अभी जोर शोर पर हैं, ये भी, इनका भी मौसम आ चुका है। लाल टमाटर, मिर्चों की बड़ी हरी थैली, और यहाँ पर लंबी लंबी मिर्चें भी, जब मतलब मिर्च जब लटकती है, मतलब इतना सुंदर, ऐसे हमें खाने में बड़ी तीखी लगेगी। लेकिन जब हम ये कछियारा कहते हैं, जहाँ पर सब्जियां होती हैं, जब ये देखा जाता है तो बड़ा सुंदर प्रतीत होता है। कहीं लाल तो कहीं हरा, तो कहीं एकदम डार्क हरा, तो कहीं लाइट हरा, तो कहीं लाल, तो कहीं पीला। ये सब कुछ जब देखने मिलता है, तो ये जहाँ पर अमरूद पक चुके हैं, जहाँ पर बेर आ चुके हैं, जहाँ पर आपका पालक, धनिया, लौकी, सैम, मटर, सब कुछ, तो आप देखिए कि आपको पाठ में क्या क्या दिखाया गया। सारी सब्जियों के यदि आप देखें तो बसंत ऋतु में बहुत कुछ है। कभी कहता है अमरूद पककर पीले और मीठे हो गए हैं, उन पर लाल लाल धब्बे अर्थात चित्तियां पड़ चुकी हैं। जो बेर हैं वो पककर सुनहरे हो गए हैं। आंवले की डालियों पर छोटे छोटे से फल दिखने लगे हैं। खेतों में हरी भरी पालक और धनिया अपनी महक बिखेरने लगी है। लौकी और सेम की लताएं फैल गई हैं। टमाटरों का रंग लाल मखमली हो गया है। मिर्च के पेड़ पर लगे मिर्चों के गुच्छों से बड़ी सी हरी थैली जैसा दूर से दिखाई दे रहा है, क्योंकि जब ये गुच्छों में लगते हैं तो ऐसा लगता है किसी थैली का आकार ले लिया हो। प्रश्न है, काव्यांश में किन फलों का उल्लेख है? तो काव्यांश में फल कौन कौन से दिखाए गए हैं, किन फलों की बात की गई है? तो यहाँ पर हम फल की बात करें तो अमरूद की बात की गई है ना। अमरूद, हाँ, अमरूद, बेर, आंवला, इनमें से कल तक के कच्चे अमरूद और बेर पक चुके हैं और अमरूदों पर लाल लाल चित्तियां आ गई हैं। आंवले के छोटे छोटे से फल आना प्रारंभ हो गए हैं, बेर भी पक गए हैं। आंवले के पेड़ की सुंदरता किस तरह बढ़ गई है? आंवले के पेड़ से छोटे छोटे से फल दिखाई देने लगे हैं, लद चुके हैं। पतली पतली डालियों पर आंवले के छोटे छोटे फल ऐसे दिखाई दे रहे हैं मानो किसी फलों के इन टहनियों पर इनको जड़ दिया हो, मतलब लगा दिया गया हो।
मिर्ची थैली जैसी क्यों दिख रही है? जब मिर्ची गुच्छों में होती हैं तो मिर्ची किसके जैसी प्रतीत होती हैं? एक थैली के समान बड़ी बड़ी जो तीखी से मिर्चियां हैं, बड़ी शिमला मिर्च भी कह सकते हैं, लटकी थैलियों के समान प्रतीत होती, चाहे वो आपकी लाल हरी मिर्च, चाहे अमरूद वो हो शिमला मिर्च। इस ऋतु में अमरूद कैसे हो गए? तो अमरूद हरे हो गए हैं, पीले हो गए हैं और कहीं कहीं लाल चित्ते पड़ने लगे। इसको लंबा मत देखो, मुंह में पानी आ जाएगा, फटाफट पढ़ लेते। इस ऋतु में कच्चे अमरूद पककर पीले हो गए हैं, साथ ही लाल लाल चित्तियां भी पड़ने लगी हैं। बेर आ गए हैं, देखिए ये बेर देखो कितना पक चुका है, दिख रहा है आपको चित्र में? तो यहाँ पर बेर के फल में क्या बदलाव आया है? बेर भी पककर सुनहरे हो चुके हैं, सुनहरे रंग के हो चुके हैं और इन बेरों की जो मिठास है वो बढ़ चुकी है। टमाटर के लिए किन विशेषणों का प्रयोग किया है? तो टमाटर लाल और मखमली रंग के हो गए हैं। पककर बेर तो सुनहरे हो गए हैं, सॉरी मैं पीछे आई। टमाटर के लिए मखमली और लाल विशेषणों का प्रयोग किया गया है। अगला है काव्यांश में किन सब्जियों की बात है? तो टमाटर की बात है, सेम की बात है, आलू की बात की गई है, पालक, धनिया, लौकी है ना, मिर्च, शिमला मिर्च, इन सभी की बात की गई है। काव्यांश में किस भाषा का प्रयोग है? तो काव्यांश की भाषा खड़ी बोली है जो कि तत्सम शब्दों से युक्त है। अगला है, अगले पद हैं, बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती, सुंदर लगती सरपत छाई, तट पर तरबूजों की खेती। तो गंगा नदी के किनारे पर जहां पर तरबूजों की खेती होती है, जब वो ये हो जाते हैं तो वहां के रेत पर इसका आकार दिखाई दे रहा है, उसकी बात कर रहे हैं। बालू के सांपों से अंकित, बालू के सांप जैसे जैसे सांप लहराते ऐसे इसकी जो लताएं फैली हैं वो बालू पर ऐसी प्रतीत हो रही हैं। तट पर, गंगा के तट पर तरबूजों की खेती की बात की गई। अंगुली की कंघी से बगुले कलगी संवारते हैं कोई, तिरते जल में सुरखाब पुलिन पर, मग रोटी रहती सोई। तो यहाँ पर तरबूज की खेती की बात की गई है कि और इस पर धारियां भी होती हैं, जैसे कि इस पर अंगुलियों से कंघी कर दी गई हो, बगुले अपने पंख ये संभाल रहे हो। देखिए कवि कहता है, गंगा की सतरंगी रेत पर बनी टेढ़ी मेढ़ी लकीरें देखकर ऐसा लगता है मानो यहाँ पर सांप ने आना जाना किया हो। नदी के किनारे तरबूजों की खेती और सरपत से बनाई झोपड़ियां सुंदर लग रही हैं। इन्हें अपने बालों में कंघी कर रहे, ऐसा लगता है कि इन्हें अपने बालों में कोई कंघी कर रहा हो। बहते पानी में सुरखाब अर्थात चक्रवाक तैर रहे हैं। रेतीले किनारों पर मखरोटी नामक ब्रजों की रखवाली के लिए बनाया गया है। पानी में खड़े बगुले ऐसा लगता है कि अपना सिर खुजला रहे हैं, जिसे देखकर लगता है कि सोया हुआ है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। अगला है, इसमें प्रश्न है, काव्यांश से वर्णित पक्षियों और उनकी क्रियाओं को अपने शब्दों में वर्णित कीजिए। तो गंगा के किनारे तरबूजों की जो खेती है, तालाब में तैरते पक्षी गांव के सौंदर्य को चार चांद लगा रहे, साथ ही हरा भरा गांव मरकत के समान सुंदर है और सबका मन हर लेता है। कविता में किस मौसम के सौंदर्य का वर्णन है? तो कविता में फिर वही है कि शिशिर और बसंत ऋतु की बात की गई है। इस ऋतु में पेड़ के पत्ते गिरने लगते हैं और नई कोपलें, नई शाखाएं, नए फल, नए फूल आना प्रारंभ हो जाते हैं। आमों में मंजरियां आ जाती हैं। खेतों में फसलें, मटर, सेम, अलसी फलने फूलने का समय होता है। इस समय चारों ओर फूल खिलने लगते हैं, उन पर तितलियां मंडराने लगती हैं। कटहल जामुन के मुकुलित होने और अमरूद पकने और कोयल के मदमस्त होने का समय भी यही है। गांव को मरकट डिब्बे सा खुला क्यों का है? गांव में आम, नीम, जामुन, महुआ आदि के पेड़ तथा खेतों में नाना प्रकार की फसलें लहराती हैं। सारा गांव हरा भरा हो जाता है। दूर से देखने पर वो मरकट जैसा लगता है। जगह जगह खिले रंग बिरंगे फूल और उन पर उड़ती तितलियां, सूरज की गुनगुनी धूप और निखरता सौंदर्य इस हरितिमा में चमक पैदा कर देता है, चमकदार बना देता है। गांव हरा भरा दिखाई देता है, इसलिए वो मरकत के खुले डिब्बे के समान चमकता प्रतीत होता है। अरहर और सनई के खेत कवि को कैसे दिखाई देते हैं? अरहर और सनई में जब फलियां आने लगती हैं, हवा चलती है तो फलियों की आवाज घुंघरुओं के जैसी आती है, हल्की फुल्की आवाज आती है। ऐसा लगता है कि धरती ने अपनी कमर में, करधन में जो बांध है उस करधन में घुंघरू लगे हुए हैं, क्योंकि अंदर से हिलने से फलियों की आवाज आती है। अरहर की फलियां और सनई की फलियां धरती की कमर में बंधी किंकड़ियों के जैसी प्रतीत होती हैं। भाव स्पष्ट कीजिए। बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती। तो यहाँ पर नदी, गंगा नदी के किनारे जो खेती होती है, तो सूर्य की किरणें जब यहाँ पर फैली रेत पर पड़ती हैं तो वहाँ लगता है कि किसी सांप लहरा कर गया है। तो पानी की लहरों और हवा के कारण इस पर टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं पड़ जाती हैं
हैं जो सांपों के रेंगने से बने चिन्हों जैसी दिखाई देती हैं। हंसमुख हरियाली हिम आतप सुख से अलसाए से सोए। हरियाली पर सर्दी की सूरज की धूप पड़ने से लगता है कि वह हंस रही है। सूरज की धूप भी नर्म और कोमल है। लगता है धूप और हरियाली दोनों ही अलसाए हुए हैं, मतलब नींद से जागे नहीं। तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक। तो तिनकों पर जब ओस पड़ जाती है, रात्रि की ओस पड़ने पर और सुबह और जो हल्की हल्की हवा चलती है तो ओस के हिलने से प्रतीत होता है कि जैसे वो क्या हो रहा हो, रुधिर हिल रहा हो। लेकिन यहाँ पर अलंकार बताना है तो तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर, हिल हरित ये है अनुप्रास अलंकार। और तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रहा झलक, यहाँ पर हरे हरे शब्द आया है वो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। हरित रुधिर, हरे रंग का रक्त, ये विरोधाभास अलंकार है क्योंकि हरे रंग का रक्त होता नहीं है। तिनकों के तन पर, तिनकों के तन पर तो रूपक भी है और साथ ही मानवीकरण भी अलंकार है क्योंकि यहाँ तन नहीं होता। तो अनुप्रास अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, विरोधाभास अलंकार और रूपक और मानवीकरण, इस प्रकार के अलंकारों का प्रयोग है। अभ्यास अगला है, इस कविता में जिस गांव का चित्रण हुआ है वह भारत के किस भूभाग पर स्थित है। तो ये गंगा के किनारे फैला हुआ विस्तृत भूभाग है। विस्तृत मैदानों के किसी एक गांव का वर्णन किया गया है। भाव और भाषा की दृष्टि से आपको यह कविता कैसी लगी उसका वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो यहाँ पर देखें तो भाव, कविता में गांव के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया गया है। कविता में प्रकृति के स्पष्ट रूप से प्रकृति का वर्णन है। कवि ने फसलों में से मटर, सेम, सरसों, अलसी, जो कुछ सब्जियां भी हैं, गाजर, मूली, लौकी, टमाटर, ये आदि फल, जामुन, कटहल, अमरूद, आंवला जैसे फलों का भी वर्णन है। पक्षी, मगरोटी, सुरखा, बगुले सभी को इन्होंने लिया है, ढाक और पीपल के पत्तों को भी। अब भाषा किस तरह की है तो कवि ने तत्सम शब्दों की बहुलता है, मतलब तत्सम शब्दों का प्रयोग किया है। परिनिष्ठित खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। भाषा सरल मधुर है, अलंकारों से युक्त है, प्रभावमयी है। उपमा, रूपक, अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, विरोधाभास अलंकारों का प्रयोग किया गया। तो भाषा सरल, परिनिष्ठित, खड़ी बोली, तत्सम शब्दों का प्रयोग, अलंकारों से युक्त और जो भाव है उसमें प्रकृति की सुंदरता का वर्णन है। आप जहाँ रहते हैं उस इलाके की किसी मौसम विशेष के सौंदर्य को कविता या गद्य में वर्णित कीजिए। तो यहाँ बताया गया, आप अपना लिख सकते हैं कि मैं उत्तरी एक गांव में रहता हूँ दिल्ली में। सामान्यतः वर्षा कम ही होती है किंतु सर्दी गर्मी इतनी पड़ती है कि वर्षा की कमी पूरी कर देती है। यहाँ सर्दियों में तापमान 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है तो गर्मियों में तापमान 46 से 47 डिग्री तक बढ़ जाता है। दिल्ली शहर कंक्रीट और सीमेंट का जंगल बनता जा रहा है, कुछ हरियाली बची है। यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में है। मुझे सर्दियों का मौसम और बसंत ऋतु पसंद है। इस समय तरह तरह की फसलें और सब्जियां तैयार हो जाती हैं। फलों में अमरूद, केला, पपीता जैसे फल पककर तैयार होते हैं। जिन पेड़ों के पत्ते गिर चुके होते हैं उन पर नई नई कोपलें, फूल, फल आना प्रारंभ हो जाते हैं। फूलों के खिलने से, पक्षियों के कलरव और सर्दी गर्मी का कम होने से वातावरण मनोरम दिखाई देता है। और यहाँ पर जो पाठ है ग्राम श्री, जो कि एकदम सजीवता के साथ यहाँ पर पंत जी ने वर्णन किया है। साथ ही हमें ये भी याद दिलाया कि हम भूल जाते, बस हम खाने से मतलब रखते हैं। इसमें बताया है कि इस मौसम में कौन कौन से फल और सब्जियां आते हैं। कहते हैं ना मौसमी फल और सब्जियां खानी चाहिए। तो ये पाठ ग्राम श्री, इसलिए तो श्री लगाया गया है। गांव में लक्ष्मी, तो गांव में इन सभी वस्तुओं की तो लक्ष्मी है, जहां पर फल हैं, जहां पर सब्जियां हैं, नदियां हैं, झरने हैं, हरियाली है, ऐसा वातावरण होता है, इसलिए उसे ग्राम श्री कहा गया है। तो यहाँ पर पाठ का समझना, साथ ही पाठ के अभ्यास यहाँ पर पूर्ण हुए। तो हम कह सकते हैं कि एक साथ हमने पूरा पाठ कंप्लीट कर लिया है। लेकिन अगले वीडियो में मिलने वाले हम अगले पाठ के साथ, तो बने रहिएगा हमारे साथ। ऐसे ही बड़ा जबरदस्त तरीके से एक एक शब्द समझाते हुए पाठ हम पूर्ण करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।